अस्सलाम वालेकुम। नौजवान ड्यूटी से फारिग होकर तेज़ी से घर की जानिब आ रहा था। रात का वक्त था। गली में दाखिल हुआ तो पूरा मोहल्ला तारीकी में डूबा हुआ था, जबकि इक्का दुक्का जनरेटर चल रहे थे जो कि तारीक माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहे थे। मालूम हुआ कि बिजली गायब थी। वो एहतियात के साथ बाइक चलाकर घर की तरफ बढ़ने लगा। सामने से कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाती तो बाइक की लाइट में उनकी चमकती आंखों से वो एक लम्हे ही के लिए डर ही जाता। गली का मोड़ मुड़ते ही एक नकाबपोश उसके सामने आ गया और संभलने से पहले ही नौजवान को दबोच लिया और सरगोशी के अंदाज में गुस्से से बोला, अपनी जान की अमान चाहते हो तो फौरी तौर पर मोबाइल मेरे हवाले कर दो। अगर जरा भी फुर्ती दिखाने की कोशिश की तो खोपड़ी उतार दूंगा। वो इस अचानक अफ्ताज से बुखला उठा, मगर जल्द ही उसने अपने हवास पर काबू पाया और इस मुसीबत से निकलने की तरकीब सोचने लगा। वो जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, गिरफ्त ढीली करोगे तो मोबाइल निकाल पाऊंगा। ये सुनते ही नकाबपोश ने उसका हाथ छोड़ दिया, मगर पिस्तौल बदस्तूर उस पर ताने रखा। गिरफ्त जूं ही ढीली हुई, उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और लुटेरे को जोर का धक्का दे दिया। धक्का लगते ही वो लड़खड़ाया और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसने नकाबपोश को एक और धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। नौजवान किसी बिफरे हुए शेर की तरह उस पर पल पड़ा और उसकी दुर्गत बना डाली। वो नीम बेहोश हो चुका था और मुज़ाहमत की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। नौजवान ने उसका नकाब उतार दिया और चेहरा सामने आते ही उसकी हैरत की इंतहा न रही। अंधेरे में भी उसकी शक्ल पहचानने में उसने देर न लगाई। वो कोई पेशावर रेज़र न था, बल्कि उसका अपना घरेलू नौकर था जो कि आज छुट्टी पर था। नौजवान गुस्से से चीख पड़ा, ओ कमीने, एहसान फरामोश, तुम्हें शर्म न आई ये हरकत करते हुए? मैंने तो तुझे भाइयों की तरह घर में रखा हुआ था और तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखता था। तनख्वाह के अलावा भी तुझे पैसे मिल जाते थे। तूने जिस घर का निमक खाया वही निमक हरामी की। आज अपने मौसम पर पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया है। मैं तुझे थाने लेकर चलता हूँ, एहसान फरामोश। वो फौरन कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, ना साहब जी, मुझे हरामी मत कहिए। मैं आप पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता, मगर मेरी बात तो सुन लें। वो पिस्तौल नकली है और ये हरकत मैंने बेगम साहबा के कहने पर ही की है। आप बेशक उनसे पूछ लीजिए। अगर मैं झूठा निकला तो फिर जो मर्जी सजा दें या चाहे पुलिस के हवाले कर दें। उसकी ये बात सुनकर गोया नौजवान पर हैरत का आसमान गिर पड़ा था। वो नौकर के फेल पर शिशदर था, लेकिन ये तो बात उसकी बीवी तक जा पहुंची थी। मगर बेगम को इसकी क्या ज़रूरत थी, जबकि वो घर में स्याह सफ़ेद की मालिक थी और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। नौजवान ने उसे डांटते हुए कहा कि वो गलत बयानी कर रहा है, जानबूझकर वारदात को कोई और रंग देना चाहता है। नौकर कराते हुए उठा और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बेगम साहबा ने बोला था कि साहब घर पर हर वक्त मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। इस सुनजे मोबाइल से जान छुड़ाना होगी, इसलिए तुझे हर कीमत पर आज ये मोबाइल छीनना होगा, वरना नौकरी से तुम्हारी छुट्टी होगी। साहब जी, अब आप ही बताएं, मैं ये काम ना करता तो क्या करता? नौकर की ज़बानी ये इंकशाफ सुनकर वो दम बखुद रह गया। फिर उसे याद आया कि इस मोबाइल की वजह से बेगम साहबा वाकई खफा तो रहती थीं और मेरी इस आदत से बेजार थीं। शायद इसी मंसूबे को कामयाबी से हमकनार करने के लिए आज गाड़ी की बजाय बाइक पर ऑफिस भेजा था। ये हकीकत जान लेने के बाद नौजवान खुद को कसूरवार समझ रहा था। उसने नौकर को साथ लिया और किसी मुजरिम की तरह घर में दाखिल हुआ।
موبائل بیگم کے حوالے کرتے ہوئے بولا، بیگم معاف کر دو، واقعی میں ہی غلطی پر تھا۔ میری اس بری عادت نے تجھے آج یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب گھر میں ہر وقت موبائل میں گھسے رہنے کی بجائے تمہارے ساتھ ڈھیروں باتیں کروں گا۔ بیگم نے شوہر کی بات سنی تو خوش ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میاں کی باہوں میں جھول گئی۔ موبائل جہاں ہمارے لیے بہت سی سہولیات لے کر آیا ہے، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ہر وقت موبائل میں گھسے رہنے سے ہم اپنے پیاروں کو اتنا وقت نہیں دے پاتے جتنا کہ وہ اس کے حقدار ہیں۔